लॉकडाउन और बढ़ेगा या ब्रेक लगेगा? उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन कितने दिन चलेगा, क्या होगा, इस पर सारे विषयों पर नज़र रखी जा रही है। और प्रधानमंत्री जी का हमेशा से ये रहा है कि जो देश का फीडबैक होता है उसके साथ में केंद्र की सरकार, प्रदेश की सरकार खड़ी रहती है और खड़ी रहेगी। लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में विपक्ष। लॉकडाउन बढ़ना चाहिए इसलिए कि कोरोना के कहर से अभी भारत पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। कहीं कहीं घटनाएं लोगों के सामने उभर कर सामने आ रही है। कोरोना से ग्रसित लोगों की संख्या में कोई कमी नहीं आ रही है और जब तक भारत पूरी तरीके से कोरोना से मुक्त न हो जाए तब तक लॉकडाउन को यथावत रखना चाहिए। क्या यूपी में लॉकडाउन बढ़ेगा? हमारा तो पक्ष ये है कि लॉकडाउन खोलने का निर्णय राजनीतिक नहीं प्रशासनिक होना चाहिए और प्रशासनिक इकाई जो है पूरे देश में जिले हैं और जिलाधिकारियों को कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व किया जाना चाहिए और जिलाधिकारियों के विवेक पर छोड़ा जाना चाहिए कि अब वो अपने जिले में लॉकडाउन खोले या क्या करते हैं। 3 मई के बाद क्या होगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस का नंबर 1 शो महाबहस। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। तो हर किसी के जहन में सवाल यही है कि 3 मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन खुलेगा या लॉकडाउन बढ़ेगा, या लॉकडाउन में कुछ कंडीशंस के साथ छूट दी जाएगी? आज पीएम ने तमाम प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। उसमें उन्होंने बातचीत की, फीडबैक लिया कि कोरोना पर नियंत्रण को लेकर क्या कुछ कदम राज्य सरकारों की तरफ से उठाए गए हैं और वो कितने प्रभावी हुए हैं। और आखिर में पीएम ने सभी सीएम के ऊपर यह फैसला छोड़ दिया कि आपको अपने राज्य में लॉकडाउन को बढ़ाना है या ब्रेक लगाना है। अपनी स्थितियों का आकलन करिए और अंतिम फैसला आप लीजिए। उसके बावजूद यह कहा जा रहा है कि 3 मई को ही साफ हो पाएगा। पीएम ये साफ करेंगे कि लॉकडाउन को लेकर क्या कुछ फैसला आगे सरकारें लेने वाली हैं। लेकिन फिलहाल आपके मन में जो सवाल उठ रहा है उसी सवाल का जवाब तलाशने के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ चुके हैं, आप सीनियर डॉक्टर हैं। इसके अलावा मनीष शुक्ला जुड़ चुके हैं, आप प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप ब्यूरोक्रेट्स हैं। राजेंद्र त्रिवेदी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं समाजवादी पार्टी के। मनीष शुक्ला जी, मैं सबसे पहले आपके पास ही आऊंगा। सर, क्या होगा 3 मई के बाद? देखिए अमित जी, पूरा देश, पूरा विश्व, पूरा राज्य कोरोना जैसी विभीषिका से लड़ाई लड़ रहा है। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी, केंद्र का नेतृत्व, उत्तर प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी, उनकी टीम इस पे निगाह बनाए हुए है। सभी का ये दायित्व है और सभी इस बात के लिए प्रयत्नशील है कि जनता को अधिकतम राहत मिले और राहत के साथ साथ कोरोना की विभीषिका फैले भी न। इसको लेकर लगातार मीटिंग्स भी हो रही हैं और उस पे जो कदम है उसको उठा भी रहे हैं और आपसे अवगत भी करा रहे हैं। आज मुख्यमंत्रियों के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग की है। पूरे देश को ग्रीन या ऑरेंज और रेड जोन में उन्होंने बांटा है और तमाम सहूलियतें मिले भी आम जनता को। इसके लिए विभिन्न औद्योगिक इकाइयों को खोला गया है, यूपीडा ने भी खोला है, जिससे रोजगार की भी समस्या उत्पन्न न हो। लेकिन पहली लड़ाई हमारी कोरोना से है, उसको दृष्टिगत करते हुए ही ये फैसले लिए जाएंगे, उसको दृष्टिगत ही कदम उठाए जाएंगे और कोई भी निर्णय लोक लुभावन नहीं होगा, बल्कि कोरोना को हराने के लिए उठाया जाएगा। और हमको लगता है कि राज्य सरकारों को भी इस बात की छूट प्रधानमंत्री जी ने दी है कि अपने राज्यों की जो परिस्थिति है, जो काल है, जो समय है, उसके अनुसार वो निर्णय लें और एक योजना बनाकर केंद्र सरकार को सूचित करें। तो हमको लगता है कि अभी इंतजार करना चाहिए और राज्यों की जो योजनाएं जाएंगी नीचे से लेकर ऊपर तक, उसको लेकर प्रधानमंत्री जी केंद्रीय नेतृत्व विचार करेगा और देश कोरोना से लड़ाई लड़ने में सक्षम हो ऐसा कोई निर्णय लेगा। ठीक है, क्या होगा के बाद हम बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ कि क्या होना चाहिए। डॉक्टर के अग्रवाल, मैं आपसे समझना चाहूंगा सर, इस वक्त जो मौजूदा स्थिति है पूरे देश की, प्रदेश की, उत्तर प्रदेश की, उत्तराखंड की या फिर अन्य राज्यों की, क्या हम इस स्थिति में है क्या सर कि 3 मई के बाद लॉकडाउन को खत्म कर दिया जाए या उसमें किसी प्रकार की कोई छूट दी जाए? देखिए, इस 40 दिन में हम लोगों ने बहुत कुछ सीखा है। इस 40 दिन में हमें पता लगा है कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस होते हैं। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि हमारा जो पीसीआर टेस्ट है वो सिर्फ 67% रिलायबल है
इस 40 दिन में हमने सीखा है कि सारे केसेस को आप पकड़ नहीं सकते। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि इसका इलाज सिर्फ डॉक्टरों के साथ में कर सकते हैं, आपको होम क्वारंटाइन करके, और उन लोगों को सिर्फ आपने इलाज करना है जो सीरियस हैं। इस 40 दिन में हमने सीखा है कि एशिया का जो डेथ रेट है वो यूरोप से और अमेरिका से डिफरेंट है, ये हमने सीखा है। तो आज की डेट में पूरे इंडिया में लॉकडाउन को कंटिन्यू करने का कोई सेंस नहीं है मेडिकली। याद रखिए, चाइना ने भी पूरे चाइना में लॉकडाउन नहीं किया था, जहां बीमारी फैल रही थी वहां किया था। सो इंडिया में भी जो रेड जोन है उसको आप सील रखिए, जो ग्रीन है उसको ओपन करिए, और जो ऑरेंज है उसको रेस्ट्रिक्टेड ओपनिंग करिए। यही एक तरीका है, इसके बिना आप इसको, क्योंकि ये कोरोना भागने वाला नहीं है। हमें कोरोना के साथ रहना सीखना होगा, हमें कोरोना से डर के नहीं उससे लड़के जीतना होगा। और उसके लिए अगर हम लॉकडाउन करके घर में बैठे हैं तो हम उसको डर रहे हैं, हम तो कहते हैं कि तेरे को हम घुसने नहीं देंगे, हमें तो बाहर निकल के उसको मारना है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने सोशल डिस्टेंसिंग तोड़ देनी है। जो उसको पसंद नहीं है, उसे एसी पसंद है, हम एसी नहीं चलाएंगे। उसे क्लोज लोग पसंद है जो आपस में इकट्ठे बैठे हुए, हम वैसा नहीं बैठेंगे। उसको पसंद है मॉल्स, हम मॉल्स में नहीं जाएंगे। उसे पसंद है कि जहां पर भी एसी एटमॉस्फेयर है डॉक्टर अग्रवाल, नहीं जाएंगे। सर हम ऐसा होता हुए देख पा रहे हैं क्या? हम देखते हैं कि सब्जी की एक दुकान खुलती है तो वहां पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो जाती है, ऐसे लगता है कि सब्जी खत्म हो जाएगी तो दोबारा मिलेगी नहीं। अगर जनरल स्टोर खुल जाता है तो वहां लोगों की भीड़ लग जाती है। ये कोरोना 2 साल तक जाने वाला नहीं है, सुन लीजिए मेरी बात को। ये कोरोना खत्म होने वाला नहीं है, इसके साथ हमें जीना होगा। ये जो लोग करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 5 दिन करेंगे, जब मरने चालू हो जाएंगे सबको समझ में आ जाएगा अपने आप से। आप रोक नहीं सकते, आप पोस्टपोन कर रहे हो। लॉकडाउन से हमने सिर्फ जो डबलिंग रेट है 7 दिन के बदले हमने 10 दिन कर लिया। डबलिंग रेट रोका नहीं है। आप लॉकडाउन करोगे तो डबलिंग रेट आपका 10 दिन का हो जाएगा, 12 दिन का हो जाएगा, लेकिन डबलिंग रेट रहेगा। ये 25 के 50 होंगे, 50,000 के 1 लाख होंगे। तो हमारे को जो ग्रीन एरिया है, जिस एरिया में इंफेक्शन नहीं है, वहां पे लॉकडाउन करने का क्या मतलब है? जहां लाल एरिया है वहां पे आप लॉकडाउन करिए। सर यहाँ पर एक सवाल और है कि अभी हाल फिलहाल में कुछ ऐसे मामले सामने आए जिनमें सिम्टम्स दिखे ही नहीं, और जब टेस्ट हुआ तो पता चला कि कोरोना पॉजिटिव हैं। तो मान लीजिए कि ग्रीन एरिया जो है वहां पर अगर छूट दे दी जाए, वहां पर सिम्टम्स ही ना पता चले सर, और लोगों में फैलता चला जाए तो क्या करेंगे? तभी तो मैं बोल रहा हूं कि आपको पता ही नहीं लगने वाला। लॉकडाउन के बावजूद भी एसिम्प्टोमेटिक केसेस खत्म नहीं हो रहे। एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो है, अगर आप लॉकडाउन नहीं चलाओगे, हेल्थ केयर फैसिलिटी खुलेंगी नहीं। और अगर हेल्थ केयर फैसिलिटी, मैं कह रहा हूं सारा कंसंट्रेट होना चाहिए पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स पे, ताकि अस्पताल खुले। अगर आप अस्पताल को बोलोगे कि सिर्फ इमरजेंसी करो, तो ये कोरोना ठीक होने वाला नहीं है। आपको लोगों को प्रोटेक्शन के लिए फिजिकल एंड इमोशनल प्रोटेक्शन ज्यादा जरूरी है। अगर आप डॉक्टरों को, अगर हमारे डॉक्टर्स 80% जो क्लिनिक्स है वो बंद पड़े हैं क्योंकि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स नहीं है। आप इलाज करिए लोगों का। मनीष शुक्ला, आप इस पर कोई जवाब देना चाहते हैं जल्दी से? उसके बाद मैं राजेंद्र त्रिवेदी के पास जाऊंगा। देखिए अमित जी, डॉक्टर साहब ने अपना चिकित्सीय बातें बताई, और हम तो उन बातों को बता सकते हैं कि सरकार क्या कदम उठा रही है। देखिए उत्तर प्रदेश में कोरोना से लड़ने के लिए लगातार सरकार ने अपनी व्यवस्थाओं को सुदृढ़ किया। लॉकडाउन का उपयोग ये किया है कि 23 मार्च को जहां 72 टेस्टिंग होती थी, आज 4000 के करीब हो रही है। पहले जहां 2 जगह टेस्ट की सुविधा थी, आज 16 जगह हुई है। अभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक जिले में 15 से 20 हजार बेड के क्वारंटाइन सेंटर बना के रखें। 58 मेडिकल कॉलेज जो है उनको सबको कोविड इलाज के लिए बनाया जा रहा है। तो हमने लॉकडाउन का उपयोग व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए, तो तमाम जगहों पे हमारे उत्तर प्रदेश के लोग फंसे थे उनको उत्तर प्रदेश हम ला रहे हैं। तो देखिए एक विभीषिका है, उसकी लड़ाई के लिए हम लोग तैयारी हमने की है, कमर कसा है, और रोज जो नए जो चैलेंजेस हमारे सामने आ रहे, चुनौतियां आ रही है, उसको भी हम स्वीकार कर रहे हैं। और जो उसका जहां मेडिकली जो उसके सवाल हैं, ठीक है राजेंद्र त्रिवेदी जी, लॉकडाउन खुलना चाहिए या ब्रेक लगनी चाहिए अभी? जी
लॉकडाउन एकाएक पूरी तरह से खोल देना तो उचित नहीं होगा, लेकिन चरणबद्ध तरीके से, विशेषकर जहां पर हॉट स्पॉट हैं उन पर ज़्यादा निगाह रखनी चाहिए, और जहां जहां नहीं मिल रहे हैं पूरी तरीके से कोरोना के संक्रमित या उसका प्रभाव नहीं है, वहां चरणबद्ध तरीके से खोला जाना इसलिए आवश्यक है कि कितने दिन लॉकडाउन पर चलेंगे हम। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि जीना है तो मरना सीखो और अपने हक पर लड़ना सीखो। आज पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर वैश्विक महामारी में हम सब लोग, पूरी भारत की जनता, माननीय प्रधानमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी के साथ पूरी की पूरी 130 करोड़ जनता, समाजवादी पार्टी, हम सब खड़े हैं। लेकिन सवाल एक ये है कि आखिर ये कितने दिनों तक, 3 मई को पूरा हो रहा है और 3 मई के बाद बताया जा रहा है कि अभी विचार होगा। आज भूख से तड़प रहे हैं तमाम सारे मजदूर, दिहाड़ी मजदूर, चारों तरफ समाचार पत्रों में, टीवी में दिखाई पड़ रहा है कि बेमौत। अब उनका कहना है, तमाम अन्य प्रदेशों में जो लोग उत्तर प्रदेश के भी पड़े हुए हैं, उनका कहना है कि हम कोरोना से मरे कि भूख से मर जाएं। और आज आपके सम्मानित चैनल पर हम सब स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि नाइंसाफी कतई उचित नहीं है। आप देख लीजिए, स्कूल कॉलेज का मामला है, ये इनकी नोटिस पर नोटिस चली जा रही है, फीस इनको जमा कीजिए। नहीं, नाइंसाफी किसके साथ हो रही है? आप जिन मजदूरों की बात कर रहे हैं, 9,000 से अधिक मजदूरों को दूसरे राज्यों से लाया गया है। मनीष जी शायद इस पर कोई जवाब देना चाहते हैं। मनीष जी जल्दी से। हम बता रहे हैं, सुनिए। आप छोटा सा जवाब भी ले लीजिए ना, आपने कई सारे सवाल एक साथ खड़े कर दिए। इनका राशन बट कैसे रहा है? लॉकडाउन फर्स्ट फेज में, लॉकडाउन फर्स्ट फेज में राशन बट दिल्ली से करीब 4 लाख मजदूरों को उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके घरों तक पहुंचाया। हाँ। कोटा में जो छात्र फंसे हुए थे ना उनको लेकर हमारी सरकार लेकर आई है। हरियाणा के करीब 10,000 मजदूरों को हम लेकर आए हैं। अभी जो प्रयागराज में जो विभिन्न जनपदों के विद्यार्थी फंसे हुए हैं करीब 10,000, ये कर क्या रहे हैं? उनके गृह जनपद भेजने की व्यवस्था कर रहे हैं। सीधे गाजीपुर से गाजियाबाद, सहारनपुर जो गरीब जनता है बीच में मुख्यमंत्री जी ने कहा है, चाहे जहां मजदूर है, दिहाड़ी मजदूर है, कागज हो, जो धोबी है, कोई कागज समाज के अंतिम व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने के बजाय यहाँ समाचार पत्रों में दिया कि अपने संगठन के भाजपा के मंडल अध्यक्षों को इन्होंने परिचित जमा दिया है। बहुत गंभीर अखबारों में दिया कि 80 पर महामना मंडल के अध्यक्ष के यहाँ हजारों की भीड़ लगी और वहां से जो पर्ची जारी करेंगे बीजेपी। राजेंद्र जी, दिक्कत ये है ना कि आप लोग ये तो कहते हैं कि गंभीर मुद्दा, इस पर राजनीति नहीं करनी है, लेकिन जितनी बातें आप लोग की तरफ से कही जाती हैं वो इशारा यही करती है कि राजनीति तो होगी, क्योंकि आप लोग राजनीतिक पार्टियां हैं, राजनीति नहीं करेंगी तो फिर करेंगी क्या? डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, अब मैं आपके पास आऊंगा। अगर मान लीजिए जो बात डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं हो गया, त्रिवेदी जी आऊंगा मैं आपके पास। किससे फरियाद करें? त्रिवेदी जी अब थोड़ा सुनिए भाई, आपने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए, बारी बारी से सबको बोलने दीजिए ना। डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, जो बात डॉक्टर के अग्रवाल कह रहे हैं कि जो ग्रीन जोन है वहां पर आपको लॉकडाउन में थोड़ी बहुत छूट देनी चाहिए, ये कैसे संभव हो पाएगा सर? आज भी जमातियों के मिलने का सिलसिला जारी है, आज भी स्वास्थ्य कर्मियों की टीम और पुलिस कर्मियों की टीम जा रही तो उनके ऊपर पथराव हो रहा है। आज हम गाजीपुर की एक तस्वीर दिखा रहे थे, वहां पर एक भाई साहब को प्रधानी का चुनाव लड़ना है तो बाटी चोखा की पार्टी दे रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कि थोड़ी बहुत छूट दे दी जाएगी तो कैसे संभव हो पाएगा प्रशासन के लिए लॉकडाउन का पालन करवा पाना? देश है, 130-35 करोड़ की आबादी जो है इस देश की है, उसमें अगर 2-4 उदाहरण ऐसे एब्रेशंस आपको मिलेंगे तो मुझे लगता है कि उस एब्रेशंस को पूरा जनरलाइज करके पूरे लॉकडाउन को जो पूरे देश भर ने इसको सक्सेसफुल बनाया, लोगों ने तकलीफ झेल के, मुझे लगता है कि वो नेगेटिव कंटेक्स्ट में या नकारात्मक परिदृश्य में नहीं देखना चाहिए। 2-4 एब्रेशंस जरूर ऐसे हो सकते हैं जहां लोगों ने इस तरह की हरकतें की होंगी, लेकिन उससे हमें लगता है कि हमें इसका मनोबल नहीं टूटने देना चाहिए जनता के बीच में। और दूसरा, आपने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि ये लॉकडाउन बढ़ना चाहिए नहीं बढ़ना चाहिए। देखिए, ये निर्णय सरकारों का है, केंद्र सरकार और राज्य सरकारें मिलके इस निर्णय को लेंगी
और यकीन मानिए कि जब सरकार में ये निर्णय लिए जाते हैं तो बहुत सारे तथ्यों पे, बहुत सारे फैक्ट्स के ऊपर और बहुत सारी बातों के ऊपर बहुत चिंतन होता है, बहुत मंथन होता है और बहुत जगह से फीडबैक लेके, फील्ड से जो प्रशासनिक अधिकारी डायरेक्ट काम कर रहे हैं उनसे लेके, डॉक्टर्स से, स्पेशलिस्ट से लेके, ये फीडबैक लेके ये डिसीजन लिए जाते हैं। तो जब सरकारें, राज्य सरकारें हों या केंद्र सरकार ये निर्णय लेगी और इसकी घोषणा औपचारिक रूप से कर दी जाएगी, तो मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि लोगों को बहुत संयम बरतते हुए सरकार की बातों को बहुत गंभीरता से लेके उनका पालन करना चाहिए। ये देखिए, पूरे विश्व में जब ये महामारी फैली तो वो देश जिनके पास बहुत रोबस्ट मेडिकल और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर था उनकी दशा आपने देखी, और भारत ने चूंकि ये बहुत समय पर ये निर्णय ले लिया गया था कि लॉकडाउन किया जाएगा और लॉकडाउन को आगे बढ़ाया भी जाएगा, जैसे दूसरे चरण में बढ़ाया गया, जिसकी वजह से जो नंबर ऑफ केसेस हैं वो बहुत धीमी गति से बढ़े हैं। आज भी जो सरकारी आंकड़ा है, मैं भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय के उस पर देख रहा था वेबसाइट पे, तो 21,000 के आसपास ये आंकड़ा है, एक्टिव केसेस की बात कर रहा हूं मैं, और कुल 886 लोगों की अब तक मौत हुई है। पूरे विश्व की तुलना में ये कुछ भी नहीं है। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार ऐसा निर्णय लेती है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ाया जाए, ये लॉकडाउन कैसा भी हो सकता है, ये कंप्लीट लॉकडाउन भी हो सकता है या फेज वाइज मैनर भी हो सकता है कि किसी सेक्टर वाइज तरीके से लॉकडाउन को खोला जाए, या एरिया के हिसाब से जो एरिया कम इन्फेक्टेड है, जहां इन्फेक्शन के मरीज नहीं है या बहुत कम है या एसिम्प्टोमेटिक है, जिनको ऑलरेडी सरकारी तंत्र द्वारा क्वारंटाइन कर दिया गया है, उनको घर में रोक दिया गया है, ऐसे एरिया को पहले खोला जाए ताकि जो डेली लाइफ है, आम दिनचर्या है आदमी की, जो रोजमर्रा की जिंदगी है गरीब आदमी की, मध्यम वर्ग की, उसको कहीं ना कहीं पटरी पे लाया जाए। लेकिन अगर ये कहना कि एक साथ पूरे देश का लॉकडाउन खोल दिया जाए, मुझे लगता है कि ये जो हमने पिछले 1.5 महीने में जो देश की जनता ने, गरीब, खासतौर से गरीब आदमी ने, मध्यम वर्ग के आदमी ने जो त्याग किया है, तपस्या की है और सरकार के कदम से कदम मिला के तमाम मुसीबतें झेलते हुए भी खड़े रहे हैं, उसके साथ अन्याय होगा। और मेरा व्यक्तिगत अनुभव ये है, मेरा व्यक्तिगत विचार ये है कि इस लॉकडाउन को पूरी एक साथ नहीं खोलना चाहिए। ठीक है डॉक्टर के अग्रवाल, अगर हम दूसरे देशों की तुलना में देखें तो हिंदुस्तान में वाकई में मामले अभी तक नियंत्रित हैं, हम कह सकते हैं कि हमारी पकड़ में हैं, और उसका एक बहुत बड़ा कारण ये रहा है कि हमने वक्त रहते लॉकडाउन किया। लेकिन क्या इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान हमारी स्वास्थ्य सेवाएं इतना बेहतर हो पाई हैं, हम स्वास्थ्य सेवाओं की दिशा में इतना आगे बढ़ पाए हैं कि हम ये कह सकें कि हाँ, कुछ क्षेत्रों में हमें छूट दे देनी चाहिए, क्योंकि अब हम मेडिकली इतना स्ट्रांग हो गए हैं कि अगर कुछ इलाकों में मामले सामने आएंगे तो हम उसको तुरंत ही आइडेंटिफाई करेंगे, उन इलाकों को हॉट स्पॉट के रूप में घोषित करेंगे और वहां के लोगों को चिन्हित कर उनका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया जाएगा। क्या हम इतना दूर तक आ पाए हैं क्या सर इस लॉकडाउन पीरियड के दौरान? Let us be clear. If you see that बांग्लादेश का जो डेथ रेट है वो 0.9 पर मिलियन पॉपुलेशन है, थाईलैंड का 0.7 पर मिलियन पॉपुलेशन है, ताजिकिस्तान का 1 है, ओमान का 2 है, अफगानिस्तान का 0.2 है, एंड पाकिस्तान का 1 है और हमारा 0.6 है। So all Asian countries are behaving differently. All Asian countries are behaving differently. It is not only India. It is Asia versus Europe versus America versus Africa. तो हम देखें यूरोपियन एंड अमेरिका में मोर्टेलिटी रेट ज्यादा है, सारे एशियन, लंका में 0.3 हमसे भी कम है। सो वी कांट से कि हमारे यहाँ पे लॉकडाउन का असर आ रहा है। इट्स ऑल एशियन कंट्रीज हु आर बिहेविंग डिफरेंटली, दे विल कंटिन्यू टू बिहेव डिफरेंटली। सो आई डोंट एक्सपेक्ट कि क्योंकि लॉकडाउन से आपने क्या किया, 7 दिन से आपने डबलिंग रेट 10 दिन कर दिया, तो जो केसेस आज की डेट में 26 से 50 हजार होने हैं वो 8 दिन के बदले 10 दिन में हो जाएंगे, 12 दिन में हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे। और चाइना ने सिर्फ वुहान में लॉकडाउन किया था। जहां आपके हॉटस्पॉट्स हैं वहां लॉकडाउन करो और बाकी के अंदर में स्टिल डिसिप्लिन के साथ में आप उसको ओपन करो। आई डोंट थिंक सो कि हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो सारे एशिया के साथ में हमें देखने पड़ेंगे। किसी भी एशियन कंट्री के अंदर में म्यांमार में 0.09 है, हमसे भी कम है। सो जो मोर्टेलिटी रेट है साइरिया में सिर्फ 0.2 है, हमारे से भी कम है। हांगकांग में हमारे से भी कम है, 0.5 है। इराक में हमसे कम है। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वी कांट से कि हमने कंट्रोल कर लिया है। पूरा एशिया में ऑटोमेटिकली द मोर्टेलिटी रेट इज लो, देयरफॉर वी डोंट हैव टू कंटिन्यू ओनली विद, वी ओनली हैव टू सी हमारे किस एरिया में ज्यादा है और उस पर फोकस करें। ठीक है सर, बताओ डॉक्टर मनीष शुक्ला को आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे सर कि कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनमें ढील दी जा सकती है, कौन कौन से वो क्षेत्र हैं जहां पर थोड़ी बहुत नरमी बरती जा सकती है, जहां पर लॉकडाउन को खोला जा सकता है? जहां पर भी एक फार्मूला होता है, ये बर्ड फ्लू का फार्मूला है
कि जहाँ पे नया केस आया उसके 2 किलोमीटर के एरिया को सील कर दो और उसको जो है उसको वहीं पर ही कम्युनिटी से इंडिविजुअल घर के अंदर में कोरोना को बंद कर दो। दैट इज द कॉन्सेप्ट। जहां नया केस आएगा उसको आप बंद कर दो। अगर आप बोलोगे कि नए केसेस बंद हो जाएंगे, ये मेरे को लगता नहीं होंगे। ठीक है। और हमारी मोर्टेलिटी रेट जो है हो ही नहीं सकता। इंडिया का अगर 0.6 है, तो पूरे एशिया का जो मोर्टेलिटी रेट है, टर्की और ईरान को छोड़ दें, किसी का भी, और इजराइल को छोड़ दें, किसी का भी हमारा मोर्टेलिटी रेट 2-3 के आसपास चल रहा है। ठीक है। मनीष शुक्ला, अभी फिलहाल जिस तरीके के संकेत मिल रहे हैं आपकी बातों से भी, और सरकार जिस तरीके से अन्य राज्यों से मजदूरों को यूपी में ला रही है, या फिर प्रयागराज में जो प्रतियोगी छात्र हैं उनको उनके घर भेजने की जो तैयारी की जा रही है, संकेत इसी बात के हैं कि फिलहाल राज्य सरकार की तरफ से किसी प्रकार की कोई ढील अब 3 मई के बाद फिलहाल नहीं दी जाएगी। लेकिन जैसे स्कूल कॉलेज हैं, सब्जी की दुकानें हैं, या कुछ और कौन कौन से क्षेत्र हो सकते हैं जिस पर सरकार विचार कर रही है कि हाँ यहां पर थोड़ी सी गुंजाइश है जहां कुछ हद तक नरमी बरती जाए? देखिए अमित जी, 21 तारीख के बाद से कई जगहों पे सीमित रूप से प्रतिबंध उठाया भी गया है। जैसे पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, शहरी विकास, ऊर्जा, चीनी मिलें, कुछ औद्योगिक इकाइयां, यूपीडा, जहां काम शुरू किए गए हैं। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद कई जगहों पे जो मॉल्स हैं इन सबको छोड़ के दुकानों को भी खोलने की अनुमति दी गई है, हॉटस्पॉट के स्थानों को छोड़कर। तो जहां आवश्यक नहीं है वहां लॉकडाउन के नियमों में ढील दी जा रही है। हाँ, लेकिन जहां हॉटस्पॉट है, जहां नए केस मिल रहे हैं या 6 या 6 से अधिक है, जो हॉटस्पॉट का नियम हमने बनाया है, हमारी सरकार ने बनाया है। नहीं सर, यहाँ पर एक सवाल है मेरा कि आप कुछ फैक्ट्रियों को चलाने की, मान लीजिए थोड़ा बहुत छूट देते हैं, परमिशन आपकी तरफ से दी जा रही है, वहाँ के जो कर्मचारी वहाँ पर काम कर रहे हैं उनके हितों को देखते हुए, तो जो मूलभूत सुविधाएं वहाँ पर होनी चाहिए, जैसे वॉशरूम है या फिर सैनिटाइजर है या फिर मास्क है, ये सब कैसे सुनिश्चित हो पाएगा सर? ज्यादातर फैक्ट्रियों में हम यही देखते हैं कि वहां पर वॉशरूम की व्यवस्था नहीं होती सर। एक कॉमन होता है, उसी में 100 लोग 150 लोग जा रहे हैं, वहां पर कैसे संभव हो पाएगा? सोशल डिस्टेंसिंग कैसे संभव हो पाएगी? कैसे संभव हो पाएगा कि वहां पर सभी मजदूरों के लिए वॉशरूम की सफाई समय समय पर करवाई जाए या फिर अलग इंतजाम किए जाए? ये इन सब चीजों की देखरेख कैसे हो पाएगी? देखिए अमित जी, इन 35-40 दिनों में दुनिया और देश और राज्य बहुत बदल गया है। सभी कंपनियों को सभी जगहों पे ये सावधानी के सभी मानक को अपनाने की बात कही गई है, उन्हें निर्देश दिया गया है, और वो मानक जो अपनाएंगे उन्हीं को काम करने की अनुमति दी जा रही है। और हमको लगता है कि अब 40 दिन बाद हम लोगों ने अपने को प्रिपेयर भी किया है, आम जनता ने भी प्रिपेयर किया है, और जो जागरूकता की बात है वो सभी के मन तक गई है, सभी के अंदर तक गई है। तो राज्य की जनता ने जो सहयोग दिया है वो भी अद्भुत है। और उन मानकों का पालन हो पाएगा सर, इस बात को लेकर आशंका है, आप यकीन मानिए। देखिए एक बीच, ठीक है, राजेंद्र त्रिवेदी, आगरा मॉडल फेल हो गया सर, इस बात को लेकर आप खुश हैं आप लोग या चिंतित हैं? अखिलेश यादव का जो ट्वीट सामने आया उससे तो यही लगा कि आपको एक मौका मिल गया सरकार को घेरने का और कोसने का। आगरा के मेयर चिट्ठी लिखकर 21 अप्रैल को कह रहे हैं कि जस्ट लाइक फ्लॉप स्वाप यशपाल भट्टी आगरा मॉडल। तो हम खुश होने की बात नहीं है, जान जा रही है लोगों की, हम खुश रहेंगे। समाजवादी इस विचारधारा के नहीं है, हम जान पहले बचावें। तो सर ट्विटर से ठीक कर लीजिएगा, कहा जा रहा है बड़े शर्मनाक बात है कि सीधे सीधे ट्विटर से ठीक कर लीजिएगा। अखिलेश यादव पूर्व मुख्यमंत्री हैं, मौजूदा मुख्यमंत्री को एक पत्र लिख देते ना, जाते मुलाकात करते, उनसे वक्त लेते और जाकर वहां पर अपने विचार साझा कर देते, बताते कि हमारे पास ये फॉर्मूला है, हमारे पास ये मॉडल है, इसको फॉलो करिए, ठीक हो जाएगा। ट्विटर से नहीं ठीक होगा ना सर? एक मिनट, अभी आप ही के चैनल पर दिखाई पड़ रहा है, हम जनता प्रदेश की मांग कर रही है कि फीस माफ कीजिए, और ये कह रहे हैं कि फीस बढ़ाओ मत इनके डिप्टी सीएम। ये कहां का इंसाफ है? बिजली दुकानों में, फैक्ट्रियों में नहीं चल रही है, 0 सन्नाटा है, और इनको बिजली का बिल चाहिए, स्कूल की फीस चाहिए। ये कहां से? कोई भी मुरव्वत करने को तैयार नहीं है। और व्यापारियों को, रियल एस्टेट वालों को ये 50,000 लाख का पैकेज घोषणा कर रहे हैं। सर जनता की आवाज तो आप लोग बनिएगा ना,
आप और लोग ट्विटर खेल रहे अभी ये हैं, पूछ रहे थे आप लोग ट्विटर खेल रहे हैं ना सर। जनता की बोल आवाज रहे हैं, बनिए, जाइए हमारी- मुख्यमंत्री से मुलाकात हमारी करिए ना। आवाज तो आप अखिलेश में यादव मान्यवर, पूर्व मुख्यमंत्री, ऐसा तो नहीं है कि हमारी सीएम आवाज उनको तो वक्त आप नहीं में- देंगे, ये- उनकी बात नहीं ये सुनेंगे। बताएंगे। लेकिन आपको तो लग रहा है कि ट्विटर पर आप- ट्वीट करके आप यूपी के लोगों को बता सकते हैं कि देखिए भैया सरकार फेल हो गई, हमने ट्वीट कर पूरा दिया। वक्त ये करने देंगे से काम नहीं अखिलेश चलेगा ना यादव सर। जी। और बराबर इनसे निवेदन कर रहे हैं, ओलावृष्टि हुई चारों तरफ। ताजा 29 तारीख तक रहेगी, किसान बेमौत मर रहा है, सब फसल खड़ी गिर जा रही है, उस पर मूल्यांकन कराने का काम किए नहीं, सोए हैं लोग। और किसान मर रहा है, गरीब मर रहा है। मैं आपसे कह रहा था, फिर दोबारा कह रहा हूं, जाइए खड़े हो जाइए सर, उसके साथ उसकी आवाज उठाइए। और आपने यहाँ पर इस मुद्दे को उठाया, हम मनीष शुक्ला से इसका जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले डॉक्टर जितेंद्र गुप्ता, एक छोटा सा सवाल आपसे सर। जिन बातों का जिक्र मनीष शुक्ला कर रहे थे, क्या जो मानक सरकार की तरफ से बनाए जा रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बनाए जा रहे हैं, हमारे यहाँ जो फैक्ट्रियां हैं, जो कंपनियां हैं, वो उसको फॉलो करने की स्थिति में है क्या सर? या फिर हमारा सिस्टम फॉलो करवा पाने की स्थिति में है क्या? जल्दी से जितेंद्र गुप्ता जी। देखिए सिस्टम तो जी मैं बता रहा हूँ, सिस्टम तो काफ़ी हद तक जो है चीज़ों का पालन करवा रहा है और करवा भी पाया है, जिसका रिजल्ट हम लोग देख रहे हैं। सिर्फ हर बात को नकारात्मक रूप से उसको देख लेना, उसको खारिज कर देना कि सरकार नहीं कर पाएगी या एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फेल हो गया या हम उस मानकों को पूरा नहीं कर पाएंगे, ऐसा विचार मानना या उस विचार को लेके आगे बढ़ना, ये निराशावादी सोच में रखता नहीं हूँ, मुझे अच्छी भी नहीं लगती। मेरा मानना यह है कि सरकार जो मानक तय करती है वो बहुत विचार विमर्श के बाद तय करती है और उनका बहुत हद तक जो है इस पूरे देश भर में अनुपालन सर मैं आपकी बात के साथ सहमत हूं कि निराशावादी सोच नहीं रखनी चाहिए, लेकिन सर आप ये बताइए ना, पालन तो प्रशासन की तरफ से करवाया जा रहा है, हर एक शख्स के पीछे तो एक पुलिसकर्मी को नहीं खड़ा किया जा सकता ना। अब बताइए जो लॉकडाउन तोड़कर निकल रहा है घर से बाहर, उसको आप मुर्गा बनवा दे रहे हैं, आप उसको कान पकड़ के उठक बैठक करवा दे रहे हैं, उससे तो वो नहीं सुधर रहा है और ना लोगों को लॉकडाउन तोड़ना रुक रहा है। तो सर इस पर सवाल तो खड़े होंगे ना कि कल को जो फैक्ट्रियां खुलेंगी उसमें 100-150 कर्मचारी जब काम करने के लिए आएंगे तो क्या वाकई में वहां पर पालन हो पाएगा? क्या वहां पर पूरा का पूरा सिस्टम मौजूद रहेगा उसकी मॉनिटरिंग के लिए? क्या देखिए इसका कोई ना कोई तो तरीका निकालना पड़ेगा। अगर हम इस तरह की औद्योगिक इकाइयों को शुरू करते हैं जहां पर बहुत सारे मजदूर या बहुत सारे काम करने वाले लोग इकट्ठे होंगे, तो वॉशरूम भी एक साथ यूज करेंगे, टॉयलेट बाथरूम भी यूज करेंगे, एक साथ बैठेंगे भी, काम भी करेंगे, तो ये तो एक निर्णय सरकार को लेना है कि अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय लेती है कि औद्योगिक इकाइयों को हमें शुरू करवाना है तो उसके लिए जो मानक तैयार किए होंगे या तैयार किए जाएंगे उनका अनुपालन सुनिश्चित करने के बाद ही मुझे लगता है कि सर 3 मई के बाद ही साफ हो पाएगा कि क्या मानक तैयार किए गए हैं और क्या सरकार की तरफ से कदम उठाया जाएगा। फिलहाल हम लोग उम्मीद यही करते हैं कि कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जा रही है उसमें हर किसी का सहयोग मिलता रहेगा और इस जंग को एक दिन हम लोग जरूर जीत पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। महाबहस में इतना ही।